कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ये भारत की राजनीति है। यहाँ कुर्सी सिर्फ सेवा के लिए नहीं बल्कि ताकत के लिए भी इस्तेमाल होती है, और जब ताकत मिलती है तो सवाल भी उठते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या इस देश में कानून सच में सबके लिए बराबर है, या फिर नेता जितना बड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई उतनी ही धीमी। 2026 क्या ये वो साल बनने वाला है जब बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे आखिरकार अदालत और जेल के बीच की दूरी तय करते हुए दिखाई देंगे, या फिर ये सब सिर्फ जांच जारी है वाले बयान तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि आज हम जिन नेताओं की बात करने जा रहे हैं वो कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश की राजनीति की दिशा तय करते हैं, लेकिन इन पर लगे आरोप भी उतने ही बड़े हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये नेता कौन है जिनका 2026 में जेल जाना तो तय है। 2026 होगा बड़े नेताओं का इम्तिहान। कुर्सी, सत्ता और ताकत का गंदा खेल, ईमानदारी का ढोंग और भ्रष्टाचारी की चाल। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां ईमानदार राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी खुद सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल, वो चेहरा जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से राजनीति में एंट्री ली, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। दिल्ली शराब नीति मामला, जिसे आम आदमी पार्टी पॉलिसी रिफॉर्म कहती है, जांच एजेंसियां उसे घोटाला बता रही है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर बार बार पूछताछ क्यों? ईडी और सीबीआई दोनों एक्टिव क्यों है? आरोप साफ है, नीति इस तरह बनाई गई कि कुछ खास कारोबारियों को फायदा पहुंचे और बदले में कमीशन का खेल चलता रहे। और मजेदार बात तो यह है कि हर बार जवाब एक ही, ये सब कुछ राजनीतिक साजिश है। इसी केस में अगला नाम आता है मनीष सिसोदिया, दिल्ली के शिक्षा मॉडल के पोस्टर बॉय। लेकिन अब वही नेता जेल, बेल और केस की फाइलों में उलझे हुए हैं। आरोप है कि उन्होंने एक्सरसाइज पॉलिसी को इस तरह डिजाइन किया कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा हो गया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ा, लंबे समय तक जेल में रहे। सवाल ये है कि क्या एक डिप्टी सीएम बिना किसी बड़े इशारे के इतनी बड़ी पॉलिसी बदल सकता है, या फिर कहानी में कोई और भी किरदार है जो अभी पर्दे के पीछे है? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से जेल तक का सफर। अब बात करते हैं उस नाम पर जो देश की सबसे पुरानी पार्टी का चेहरा है, राहुल गांधी। सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जहां सत्ता और संपत्ति के रिश्ते बार बार उंगलियां उठाती रहती हैं। नेशनल हेराल्ड केस सुनने में एक पुराना अखबार लगता है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी बताई जाती है वो काफी भारी है। आरोप यह है कि यंग इंडिया नाम की कंपनी के जरिए हजारों करोड़ की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया गया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक नॉन प्रॉफिट कंपनी इतनी बड़ी संपत्ति की मालिक कैसे बन जाती है? और अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो फिर जांच एजेंसियां बार बार सक्रिय होती हैं। ईडी ने पूछताछ की, आयकर विभाग ने भी नजर रखी, कोर्ट में मामला अभी तक जिंदा है। और इसी बीच राहुल गांधी एक और केस में फंस जाते हैं, मानहानि का केस, जहां उन्हें सजा तक सुनाई जाती है। हाँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, मैं सच बोल रहा हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आरोप के पीछे सिर्फ राजनीति होती है? अगर ऐसा है तो क्या देश की सभी जांच एजेंसियां सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रही हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सच्चाई आखिर कहां छिपी है? 2026 में क्या ये केस किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा, या फिर ये भी उन्हीं फाइलों में दब के रह जाएगा जहां सालों से जांच जारी है लिखा रहता है? बिना पीएम पद के देश चलाया, अब चलाएगी जेल में चक्की। अब बात करते हैं उस महिला की जिसने कभी कोई पद नहीं संभाला, लेकिन कई सालों तक प्रधानमंत्री को कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया। सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में उनका नाम सिर्फ एक से आरोपी के तौर पर नहीं है,
बल्कि एक केंद्रीय किरदार के रूप में सामने आता है। आरोप ये है कि यंग इंडिया कंपनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है और उसी कंपनी के जरिए एसेट ट्रांसफर का खेल हुआ है। अब यहाँ सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या इतने बड़े स्तर पर बिना टॉप लीडरशिप की जानकारी के कुछ हो सकता है? क्या ये मान लिया जाए कि पार्टी के शीर्ष पर बैठे लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है? ईडी ने उनसे पूछताछ की, घंटों सवाल जवाब हुए और हर बार जवाब यही, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर अब सब कुछ साफ था तो फिर ये केस इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? क्यों बार बार कोर्ट में सुनवाई टलती है? क्या ये सिर्फ लीगल प्रोसेस की धीमी रफ्तार है या फिर ऐसा कुछ है जो सामने आने से रोका जा रहा है? सोनिया गांधी का राजनीतिक कद इतना बड़ा रहा है कि उनके खिलाफ उठने वाला हर आरोप खुद एक बड़ी खबर बन जाता है। लेकिन क्या ये कद उन्हें कानूनी सवालों से ऊपर रखता है या फिर 2026 वो साल होगा जब ये केस ऐसी दिशा में जाएगा जहां जवाब देना जरूरी हो जाएगा, सिर्फ राजनीति में नहीं, अदालत में भी। बाप का बोझ बेटे के सर। अब बिहार की सियासत में आते हैं और नाम है तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब स्कैम एक ऐसा मामला जो सीधे सीधे आम लोगों की भावनाओं से जुड़ता है। नौकरी और उसके बदले जमीन। आरोप यह है कि जब उनके पिता लालू यादव रेलवे मंत्री थे, उस दौरान नौकरी देने के बदले आधे से भी कम दाम पर जमीन ले ली जाती थी और बाद में वो जमीन परिवार की जुड़ी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती थी। सीबीआई ने केस दर्ज किया, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जोड़ा इसमें। तेजस्वी यादव हर बार यही कहते हैं कि ये बदले की राजनीति है, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर केस बदले की राजनीति ही होता है तो आपके पिता का चारा घोटाला क्या था? क्या वो भी राजनीतिक बदला था? और लैंड फॉर जॉब मामले के कई पहलुओं की सच्चाई पहले ही सामने आ चुकी है। जनता ने तेजस्वी यादव के काले कांडों का असली चेहरा देखा हुआ है। अब देखना होगा कि क्या 2026 में ये केस किसी निर्णायक मुकाम पर पहुंचेगा या फिर ये भी उसी लंबी लिस्ट में जुड़ जाएगा जहां सालों तक सिर्फ चार्जशीट और काउंटर शीट चलते रहते हैं। बंगाल की सियासत का नया चेहरा या पुराने खेल? पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी एक ऐसा नाम जो तेजी से उभरा और उतनी ही तेजी से विवादों में भी आ गया। कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, दोनों ही मामले बेहद गंभीर है। आरोप यह है कि इन घोटालों के जरिए बड़े स्तर पर पैसों का लेन देन हुआ और इसमें राजनीतिक संरक्षण भी शामिल था। ईडी और सीबीआई ने कई बार पूछताछ की, नोटिस भेजे, लेकिन हर बार जवाब, हम तो निर्दोष है भैया। अब सवाल यह है कि आखिर ये कैसा जादू है जिससे सिर्फ एक ही नेता का नाम बार बार अलग अलग घोटालों में सामने आ जाता है। अभिषेक बनर्जी खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर जांच एजेंसी सिर्फ एक ही राज्य के एक ही पार्टी के एक ही नेता के पीछे पड़ी है? और तृणमूल कांग्रेस कैसी पार्टी है ये सिर्फ बंगाल की ही जनता नहीं जानती बल्कि पूरा देश जानता है। अब 2026 में ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी का जेल जाना तो लगभग तय है। मुख्यमंत्री या माइनिंग मैनेजर? झारखंड में हेमंत सोरेन। खनन घोटाले में इनका नाम सामने आया। आरोप यह है कि अपने पद का इस्तेमाल कर अवैध खनन को बढ़ावा दिया। ईडी ने पूछताछ की, राजनीतिक ड्रामा भी खूब हुआ, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ शासन के लिए होता है या फिर संसाधनों के दोहन के लिए भी? सीएम पद पर बैठ तगड़ी सेटिंग। अब आते हैं कर्नाटक पर। सिद्धरमैया MUDA जमीन आवंटित मामला। आरोप यह है कि परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में हेरफेर की गई। अभी जांच शुरुआती दौर में है, लेकिन राजनीति इसे लेकर गर्मा चुकी है। देखिए, सिद्धरमैया किसी पहली या किसी एक केस में ये नहीं फंसे हैं, ऐसे और भी केसेस इन पर दर्ज है। तो क्या सिद्धरमैया इस साल जेल की सलाखों के पीछे दिख सकते हैं? ये तो आने वाला साल ही बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और जल्द ही वो जेल में चक्की पीसने वाले हैं। शराब नीति केस, कनेक्शन कितना गहरा? अब आते हैं संजय सिंह पर।
आरोप यह है कि शराब नीति केस में कनेक्शन है इनका और लेन देन में इनका हाथ शामिल था। ये ईडी की कार्रवाई भी झेल चुके हैं, लेकिन यहाँ भी वही पुराना डायलॉग, हम निर्दोष हैं। सवाल ये है कि क्या हर बार जांच एजेंसियां गलत होती हैं? ये सब निर्दोष है, बस बेचारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। जेल में वीआईपी लाइफ जीने वाले नेता। और फिर नाम आता है सत्येंद्र जैन का। मनी लॉन्ड्रिंग केस, फर्जी कंपनियां, करोड़ों का खेल। ईडी ने गिरफ्तार किया, लंबे समय तक जेल में भी रहे। जेल के अंदर से आए वीडियोस मालिश करवाते हुए वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, लेकिन बाहर पार्टी का दावा है कि ये सब साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो फिर सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो इतने सारे सबूत कहां से आ रहे हैं? क्यों आपका नेता जेल के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? और अगर ये सब सच है तो जवाबदेही कौन देगा? ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जेल अभी फिर से जेल में ही रहने वाले हैं। इन सभी मामलों को जोड़कर देखिए तो तस्वीर सिर्फ आरोपों की ही नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की है। देश के सबसे बड़े नाम अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, सिद्धरामैया, ये वो लोग हैं जो देश चलाने का दावा करते हैं, नीतियां बनाते हैं, जनता के भविष्य का फैसला तक करते हैं। लेकिन जब यही नाम बार बार जांच एजेंसियों की फाइल्स में दिखाई देने लगते हैं ना, तो सवाल सिर्फ इन नेताओं पर नहीं उठता है, सवाल पूरे राजनीतिक सिस्टम पर उठता है। हर केस में एक ही कहानी, आरोप लगते हैं, एजेंसियां आती हैं, पूछताछ होते हैं और फिर एक तयशुदा जवाब कि भैया ये तो राजनीतिक साजिश है। तो क्या इस देश में कोई भी बड़ा नेता कभी गलत हो ही नहीं सकता? सबके सब दूध के धुले हुए हैं? या फिर हमने ये मान लिया है कि सत्ता मिलते ही जवाबदेही जो है वो खत्म हो जाती है? अगर हर केस साजिश है तो सच कहां है? और अगर सच है तो वो सामने क्यों नहीं आता? जनता ये सब देख रही है, हर हेडलाइन, हर गिरफ्तारी, हर बेल, हर बयान। लेकिन जनता अब सिर्फ तमाशा नहीं देखना चाहती, वो जवाब चाहती है। क्योंकि ये मामला सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये उस भरोसे का है जो हर वोट के साथ जनता देती है। और अगर वही भरोसा बार बार टूटता रहा तो फिर लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द ही बनकर रह जाएगा, हकीकत नहीं। 2026 यह साल तय करेगा कि इस देश में कानून सच में ताकतवर है या ताकतवर लोग कानून बनाते हैं। क्योंकि अगर इन बड़े नामों पर लगे आरोपों का अंजाम अभी बाकी मामले जैसा रहा तो फिर सिर्फ कुछ केस बंद होने की कहानी नहीं होगी, ये उस सिस्टम की हार होगी जिस पर देश खड़ा है। आखिरी सवाल जो मैं आपके जहन में छोड़कर जाना चाहती हूं वो ये है कि क्या भारत में कानून बड़ा है या फिर नाम? आपके इस बारे में क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए, जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।